हेलो फ्रेंड्स, ये एग्जाम मीडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वन दरोगा स्पेशल क्लास के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर 15 पढ़ेंगे, जो कि वन आपदाओं की चुनौतियां और रोकथाम से संबंधित है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम दोस्तों जो वन आपदा है वो चैप्टर हमारा मेन है, इसी पर मुख्य फोकस रहेगा और उसकी चुनौतियां और रोकथाम पर। लेकिन इससे पहले जो आपदा क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपदा देखिए यहाँ पर क्या होती है। आपदा एक मानव जनित या प्राकृतिक विपत्ति है जिससे निश्चित क्षेत्र में आजीविका संपत्ति की हानि होती है। यानी आपदा आने से क्या होता है, हानि होती है सिर्फ। तो यहाँ पर यही है, संपत्ति की हानि होती है या आपका जान माल की हानि होती है। तो यही सब इसमें आपदा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपदा जो होती है उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, आतंकवाद, नाभिकीय संगठन, कोई भी तरह की आपदा आती है वो सभी चीजें आपके ऊपर खतरा का संकेत देती है। तो ये सभी आपदाएं क्या होती हैं, हानि पहुंचाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D के अनुसार आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना होती है, या दुर्घटना या लापरवाही से भी आपदा का यहाँ पर जन्म होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपदा जो आपकी होती है प्राकृतिक भी होती है और मानव निर्मित भी होती है। तो दो तरह की आपकी आपदा होती है। तो यहाँ पर देखिए आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक और मानवकृत। तो यहाँ पर दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, जो प्रकृति द्वारा हो, यानी कि जिसमें कई आपदाएं जैसे शामिल होती हैं आपकी, जिसका मानव समाज पर नियंत्रण नहीं होता है। ये भी है कि मानव समाज पर नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि वो आपदाएं अपने आप आती हैं, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। वो सभी आपदाएं आपकी प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, ये सब आपकी जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटनाएं हैं और प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ये सभी आपकी प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा मानवकृत आपदाएं के अंतर्गत जो मानव से संबंधित होती हैं वो सभी आपदाएं, यानी कि उसके लिए मानव यहाँ पर जिम्मेदार रहता है। तो वही आपदाएं आपकी मानवकृत होती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, भूमंडलीय तापन का बढ़ना, जल व ध्वनि प्रदूषण, बम विस्फोट, ये सभी आपदाएं बड़े स्तर पर यदि ये सब चीज होती हैं तो ये आपदा का रूप ले लेती हैं। तो यही सब चीजें आपकी आती है मानवकृत आपदाएं में। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ प्राकृतिक आपदाओं को मानवीय गतिविधियों से ही बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा देखिए प्राकृतिक आपदा अपने आप से भी आती है और यहाँ पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी होती हैं जिसमें मानव उसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए वनों की कटाई से क्या होता है, बाढ़, सूखा, ये सब चीजें आती हैं। तो बाढ़, सूखा प्राकृतिक आपदा है लेकिन उसका जिम्मेदार मानव है। आपदा की विशेषताएं देख लीजिए, ये अप्रत्याशित एवं त्वरित घटित होती हैं, यानी अचानक आती हैं और अचानक जाती हैं। आपदाएं प्राकृतिक और मानव जनित होती हैं। इसके कारण संचार, वन, अनिवार्य सेवाएं प्रभावित होती हैं और सामाजिक ढांचा क्षतिग्रस्त हो जाता है। आपदा से होने वाली हानियां, आपदाएं बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। सामान्य कार्य प्रणाली जो आपकी होती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। पर्यावरण के लिए खतरा होता है। और यहाँ पर देखिए आपदा जिस समुदाय को प्रभावित करती है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बाहर से आवश्यक यहाँ पर सहायता लेनी पड़ती है। यानी कहीं भी आपका आपदा आया तो वहाँ पर उसकी क्षतिपूर्ति बाहरी जो जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो देश वगैरह है, जैसे एक देश में आपकी आपदा आती है तो बाहर के जो देश है उनकी मदद के लिए आते हैं। आपदाओं से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों वन आपदा क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए वह प्राकृतिक व मानव जनित घटना जिससे वनों को तथा वन्य जीवों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचती है आपकी वन आपदा कहलाती है। वनों में आपदा पहुंचाने वाले प्राकृतिक और मानवकृत कारक यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो ही प्रकार के आपके कारक होंगे, एक तो आपकी प्राकृतिक होगी और दूसरी मानवकृत। यही दो लोग हैं जो यहाँ पर वन आपदा के लिए जिम्मेदार हैं। तो प्राकृतिक कारण के अंतर्गत यहाँ पर देखिए क्या चीजें हैं। पहली आपकी जलवायु परिवर्तन है। तो जलवायु बदलेगी तो सीधी सी बात है यहाँ पर चेंजमेंट होगा और उसका असर यहाँ पर आपके पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर भी पड़ेगा। तो जलवायु परिवर्तन पहला कारण हो गया। दूसरा कारण आपका अत्यधिक वर्षा। ये सभी आपकी प्राकृतिक कारक है, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक कारक है। अत्यधिक वर्षा ये भी आपका प्राकृतिक कारक है। इसमें यदि अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो जो पेड़ होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका मिट्टी का वहां से कटाव या अपरदन हो जाता है, जिससे क्या होता है वृक्षों की जड़ें भूमि से बाहर निकल आती हैं और कभी कभी गिर भी जाती हैं। इसके अलावा अधिक वर्षा से जो वहां पर जीव रहते हैं, जंगल के जीव, उनके प्राकृतिक आवास, यानी कि उनके आवास प्राकृतिक हैं, क्योंकि घर तो अपने आप से बनाते नहीं है, कहीं भी प्राकृतिक आवास जो है उसी में वो लोग रहने लगते हैं, तो वो सब डूब जाता है। इससे उनके आवास क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ओलावृष्टि या हिमपात ये भी आपकी होती है। तो इसमें क्या, इसका भी जंगलों यानी वन पे असर पड़ता है। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे जो है उनकी पत्तियों पर हिमपात होता है तो पेड़ पत्तियों को क्षति पहुंचती है, जिसके कारण क्या होता है पेड़ सूखने लगते हैं। और यदि कोई अंकुरित पौधा है तो वो भी वहां पर नष्ट हो जाता है। और घास पे ओलावृष्टि से काफी नुकसान होता है घासों को। नेक्स्ट यहाँ पर बाढ़ है। बाढ़ के अंतर्गत देखिए क्या है, बाढ़ के दो प्रमुख कारण, एक तो आपका अधिक वर्षा हो गया, दूसरा क्या है कि नदियों पे जो बाढ़ बना देते हैं हम लोग, उसके कारण नदी का जलस्तर बढ़ता है तो उसके कारण भी बाढ़ आ जाता है। कभी कभी वर्षा के कारण नदियों में भी बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ यहाँ पर हो गया। इससे क्या होता है, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जहां बाढ़ आता है उसमें वहां पर बड़ी मात्रा में पानी का जमा हो जाता है, जिससे वहां पर क्या होता है कीचड़ युक्त जो है मिट्टी जमा हो जाती है और जैव विविधता को भी नुकसान होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भूस्खलन या मिट्टी का कटाव। तो ये वर्षा के कारण भी होता है और अन्य घटना भी जो होती है उसके कारण भी ये होता है। तो भूस्खलन के कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है, जिससे क्या होता है पेड़ पौधों को नुकसान होता है, क्योंकि सभी आपके जो पोषक तत्व होते हैं अधिकतर मिट्टी से ही पेड़ पौधों को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सूर्याताप या हीट वेव क्या है। तो हम देखिए सूर्याताप क्या होता है, हीट वेव यानी कि वातावरण या कह लीजिए वायुमंडल में गर्मी उत्पन्न हो जाना, यानी कि
वातावरण का गर्म हो जाना, वही आपका हीट वेव होता है। इससे क्या होता है कि नमी समाप्त हो जाती है आपकी, यहाँ पर जो आवश्यक जल होता है वो भी सूख जाता है पेड़ पौधों का, तो वो सब सूखने लगते हैं। तो यहाँ पर हीट क्रैक कहते हैं इसको, जो आपके पेड़ के तने छाल भी छोड़ देते हैं इससे हीट वेव के कारण, उसी को यहाँ पर हीट क्रैक कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सूखा क्या होता है। तो सूखा आपका एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा पड़ने से देखिए पानी भी नहीं बरसता है, कहीं से पानी का व्यवस्था ना हो सकना, वही आपका सूखा के अंतर्गत आता है। तो इससे क्या है, पेड़ पौधे यदि पानी नहीं मिलेगा तब भी दिक्कत है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में पानी मिले तो भी दिक्कत है, और बिल्कुल सूखा पड़ जाए तब भी दिक्कत है। यानी कि इनको पानी हल्का मिलना ही चाहिए। और सूखा पड़ने पर यहाँ पर देखिए जानवरों का सामूहिक रूप से पलायन होता है, यानी कि जहां पर सूखा रहेगा वहां पर जानवर नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे वहां के जंगल जो है सूख जाएंगे। तो ये सब चीजें प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा आंधी और बर्फीले तूफान भी जिम्मेदार होते हैं। उल्कापात भी कहीं कहीं देखिए, हर जगह तो नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं यदि उल्कापात जंगलों में हो जाता है तो आग लग जाती है या वहां के पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी आपका एक प्राकृतिक कारण है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए मानव जनित जो कारण है उसको देख लेते हैं। आधुनिकरण। आधुनिकरण में क्या होता है कि जो भी शहर बसाया जाता है या आधुनिक टेक्नोलॉजी लाई जाती है, उसका यहाँ पर देखिए बड़े स्तर पर जो इफेक्ट पड़ता है वो पर्यावरण को पड़ता है, और पर्यावरण को पड़ेगा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है वन और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को भी यहाँ पर असर पड़ेगा। तो ये सब चीजें इसके आपदा के अंतर्गत आती है, मानव जो जनित होती है आपदा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए औद्योगिकरण क्या है, तो इसमें बड़े पैमाने पर आपके उद्योगों की स्थापना की जाती है, जिससे वहाँ पर भूमि की जरूरत पड़ती है और भूमि के लिए पेड़ों को काटा जाता है। तो ये भी आपका मानव जनित यहाँ पर आपदा के अंतर्गत आती है। जल विद्युत परियोजनाओं में और बांध निर्माण के कारण यहाँ पर क्या होता है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी पेड़ों को काटा जाता है, और बांध निर्माण के कारण एक बड़ा क्षेत्र आपका जलमग्न हो जाता है। इससे जंगलों और पेड़ पौधों को नुकसान तो होता ही है, साथ में वहां पर जो रह रहे हैं आपके जो मानव बस्तियां हैं उन पर भी असर ये पड़ता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सड़क व रेल मार्ग निर्माण। तो यहाँ पर देखिए सड़क और रेल मार्ग निर्माण के लिए बड़े स्तर पर पेड़ों को काटा जाता है। इसके साथ ही कुछ पर्यावरणीय नुकसान भी है, जैसे 4 धाम सड़क परियोजना के अंतर्गत 58,000 यहाँ पर वृक्षों को कटाई की गई। अब देखिए वृक्ष कटेंगे तो जाहिर सी बात है जंगल नष्ट होंगे और पर्यावरण को नुकसान होगा। तो ये सभी आपके मानवकृत जो है कारक हैं जो आपदाओं को उत्पन्न करते हैं, और वन की आपदा में ये आपके रूपांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरण, खेती, अवैध कटाई, ग्रामीणों द्वारा वनों से रास्तों का निर्माण, वन आधारित उद्योग, ये सभी आपके कारक हैं यहाँ पर जो वन आपदा को यहाँ पर उत्पन्न करते हैं और वनों को नष्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ पौधे जैसे खरपतवार, परजीवी पौधे, अमरबेल आदि भी वनों को क्षति पहुंचाते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे से उनका जो है जो भी आवश्यक वहाँ पे तत्व होते हैं वो खुद ही यहाँ पर ले लेते हैं पेड़ पत्तियों से, जिससे पत्तियां सूख जाती हैं और पौधे नष्ट हो जाते हैं। दीमक वगैरह पेड़ों में लग जाते हैं, जिससे पेड़ों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। इसके कारण भी काफ़ी पेड़ नष्ट हो जाते हैं और एक प्रकार से वन आपदा का ये रूप ले लेती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भारत में आपदा की श्रेणियाँ जो दी गई हैं, जल और जलवायु से जुड़ी आपदाएं। तो जल से रिलेटेड जितनी भी आपदाएं हैं, ओला यहाँ पर हो गया, ओलावृष्टि, बादल फटना, ये सब चीज़ें आपकी जल से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड आपदाएं हैं। भूमि संबंधी आपदाएं जैसे आपका भूकंप वगैरह आता है, बांध टूटना आता है, दुर्घटना होती है, कभी कभी जंगल में आग लग जाना, तो ये सब चीज़ें भी आपदा का रूप ले लेती हैं। आग का फैलाव हो जाता है, और तेल यदि पानी में फैल गया, जैसे समुद्र में कभी कभी तेल क्या होता है, टैंकर जो जाता है, जो आपके जलपोत जाते हैं उसमें तेल रहता है, तो वो सब फैल जाता है आपका। तो ये सब चीज़ें भी आपदा का एक रूप है। जैविक आपदाएं में महामारियां होगी, कभी महामारी आपकी जैसे कोरोना हो गया, तो ये भी आपका आपदा का एक प्रकार है। रासायनिक आपदाएं होती है जिसमें रासायनिक गैस का रिसाव, जैसे भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था, तो ये, और परमाणु बम गिरना, ये भी आपदा का एक रूप है। नेक्स्ट यहाँ पर वन अग्नि और जंगल। अब यहाँ पर देखिए वन अग्नि एक यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वन अग्नि यहाँ पर जंगलों को काफ़ी हानि पहुंचाती है। ये अगर थोड़े छोटे स्तर पर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे खरपतवार जल के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर जब होता है तो पूरा का पूरा जंगल इससे नष्ट हो जाता है, और जीव जंतु वहाँ के रहने वाले सभी इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, और जीव जंतुओं का जीवन भी इससे नष्ट हो जाता है। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना यहाँ पर जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखते हैं क्या होती है आपकी वन अग्नि या दावानल। तो ये देखिए आपकी जो जंगल में आग लगती है उसी को वन अग्नि या दावानल कहा जाता है। इसके लिए 3 चीजें यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। पहला आपका ईंधन, यानी आग लगेगा तभी आपका आग फैलेगा। ऑक्सीजन, आग लगने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, और गर्मी और ताप का स्रोत, यानी कि गर्मी से ही आपका आग लगता है, या कोई भी ताप का स्रोत जिससे जंगल में आग लग जाए, वो 3 चीजें यहाँ पर आपकी मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वन अग्नि से संबंधित कुछ परिभाषाएं और भी दी गई हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके या पीडीएफ के रूप में दे देंगे तो वहां से पढ़ सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। वन अग्नि के लाभ क्या है? अब देखिए वन अग्नि से हानि नहीं होती है, यहाँ पे कुछ लाभ है। जब वन अग्नि क्या छोटे स्तर पर हो, जैसे कि जब वन अग्नि अपने आप से कभी कभी लग जाती है, पेड़ पौधे पत्तियां गर्म होकर घर्षण से लग जाती है आग, तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर जो खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि वन में लगने वाली कम तीव्रता की आग को वन से मृत घास, पुरानी पत्तियां, टहनियां, ये सब कचरा साफ हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि प्राकृतिक वन में विकास होता है, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे हैं उनका विकास होने लगता है। तो यहाँ पर मेन रूप से क्या होता है कि कचरा साफ हो जाता है। लेकिन यही अगर बड़े स्तर पर हो तो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। वन अग्नि के कारण क्या होते हैं वो जान लेते हैं। जैसे प्राकृतिक कारण हो गया, कभी कभी जैसे बिजली आकाश से जो गिरती है उससे जंगलों में आग लग जाती है। इसके अलावा
जो जंगलों में बिजली गिरती है उसको वो तो तुरंत बुझ जाती है, क्योंकि तुरंत लगती है, तुरंत बुझ जाती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, आपका बारिश हो रहा होता है, और तो ये थोड़े समय के लिए होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अन्य कारण जैसे आपका ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, पत्थर के घर्षण के कारण भूमंडलीय तापन का बढ़ जाना। जंगलों में यदि गर्मी बढ़ गई तो पत्ते जो होंगे आपस में घर्षण करेंगे, उनमें ताप अगर होगा तो उससे भी कभी कभी लग जाती है। इसके अलावा सूक्ष्म जलवायु भी सूक्ष्म जल इसके अलावा यहाँ पर शुष्क जलवायु भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। मानव जनित कारण यहाँ पर कई है, जैसे बीड़ी सिगरेट या इलेक्ट्रिक स्पार्क जंगलों के आसपास या पेड़ पौधे के आसपास ये सब होता है, तो उसके कारण आग पकड़ लेता है। इसके अलावा जलते हुए ज्वलनशील पदार्थ ये सब आप फेंक देते हैं तो इससे भी आग लगती है। ट्रांसफार्मर या विद्युत के तार कभी कभी जंगलों से उखड़ जाते हैं, तो वो यदि पेड़ पौधे के संपर्क में आते हैं तो उससे आग लग जाती है। खेत का अवशेष यदि कोई बाहर जैसे खेत है उनका और जंगल वहाँ से थोड़ी दूर पर है, तो खेत में जलाएंगे तो उससे उड़कर उसकी चिंगारियाँ यहाँ पर जंगल में भी लग जाती हैं। आग का वो भी जिम्मेदार एक होता है। तो इस तरह आपका जंगल की आग लगती है। वृक्ष की पत्तियां, घास और खरपतवार, सूखे वृक्षों की लकड़ी, लट्ठे वृक्ष की जड़ें ईंधन के रूप में ये सब कार्य करती हैं। ये सब जो होती हैं वन अग्नि को ईंधन के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कच्चे पेड़ तो यहाँ पर उसमें आग नहीं लगती जल्दी, जितने भी सूखे पेड़ पौधे हैं उन्हीं में आग पकड़ती है पहले। यहाँ पर गर्मी के दिनों में क्या होता है, घर्षण होता है पेड़ों में, उससे भी आग यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वन अग्नि का वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखिए भूतल की आग, जमीनी आग और क्राउन फायर, जिसको ताज आग कहते हैं। तो इसको तीनों को सही से समझ लेते हैं। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। सतही अग्नि क्या होती है, तो वो सतह पे होती है, जैसे पेड़ पौधे ऊपर आपके हैं और ऊपर खरपतवार है, पत्ते सूखे पड़े हुए हैं, तो ऊपर ही ऊपर आपकी ये आग लगेगी, तो ये आपकी सतही अग्नि होती है। इसमें क्या होता है कि सूखे पत्ते, टहनियाँ और घास जैसी सतही कचरों को जलाते हैं। ये आग बुझाने और जंगलों को कम नुकसान पहुंचाने वाली सरल आग होती है, यानी कि केवल सतह पर जलती है थोड़ा बहुत, और पेड़ पौधे ज्यादा नुकसान नहीं करती है, केवल खरपतवार को जलाकर नष्ट कर देती है, और सूखी घास या गिरी हुई पत्ती आमतौर पर सतही आग लगाती हैं। तो नीचे ये ऊपर ही ऊपर आपका आग लग जाता है, बड़े स्तर पे नहीं ये आग फैलता है। नेक्स्ट यहाँ पर भूमिगत या जलती आग, ये देखिए क्या होती है। तो ये भूमिगत या सतही आग, ये आपकी देखिए जमीन के अंदर तक आग चली जाती है, यानी कि क्योंकि पेड़ पौधे जब आपके होते हैं, सूखते हैं या गिरते हैं, तो कोयले के रूप में नीचे भी कार्बनिक पदार्थ के रूप में जैसे जीव जंतु मरते हैं, तो वो सब नीचे भी धरती के नीचे दब जाते हैं। ऊपर से खरपतवार नीचे वो दब गए तो, और काफ़ी नीचे तक भी चले जाते हैं। कभी कभी जड़ें भी आपकी जो होती है नीचे तक जाती हैं, तो वो आग नीचे लग जाती है आपकी, यानी कि जो भूमि है ऊपर नहीं जलती है, वो नीचे लग जाती है और धीरे धीरे नीचे ऐसे पूरी चीज़ें नष्ट करती है। पेड़ पौधे की जड़ें हो गया, ये सब हो गया, तो ये धीरे धीरे जलती है, लेकिन बहुत देर तक जलती रहती है। इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि भूमि के नीचे आपको पता नहीं है कि इसका स्रोत कहाँ से ये उत्पन्न हुई है और कहाँ तक फैली हुई है, इसलिए इसको देखना नामुमकिन है, और वो धीरे धीरे फैलती हुई पूरे जंगल को नष्ट कर देती है। तो ये आपका भूमिगत आग होती है, ग्राउंड फायर जिसको कहा जाता है। इस प्रकार की आग महीनों तक जलती है और ये मृदा के वानस्पतिक आवरण को नष्ट कर देती है। तो इससे मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि नीचे जलेगी तो, और उसके जितने भी तत्व होंगे नष्ट होंगे, और साथ ही प्राकृतिक जो भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ चीज़ों को नष्ट कर देती है। इसका देखिए यह कम तीव्रता की आग होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा तीव्रता इसकी नहीं होती है, लेकिन जैसे आप माचिस जलाते हैं और उसको बुझा जाते हैं, तो धीरे धीरे जो माचिस की तीली में आग जो लगी रहती है वो आग नहीं होती है, एक प्रकार से वो हल्का आपका क्या होता है, जलता रहता है। तो वही इसी तरह ये आग आपकी जो फैलती रहती है पूरी नीचे भूमिगत। तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर नकली आग भी कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में वो लपटें इसमें नहीं निकलती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस कारण इसे नकली आग कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे आपका सब चीज़ें जला देती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ताज आग या क्राउन फायर क्या होता है, ये पेड़ों को उनकी पूरी लंबाई तक जला जाता है, यानी जो लपटों में होता है आग, है ना, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वहां तक ऊपर तक पहुंच जाता है, वो सब आग ये आपका ताज आग होता है। जंगल में लगने वाली सबसे तीव्र और खतरनाक आग यही होती है आपकी। इस पर काबू पाना बेहद मुश्किल होता है, जो जंगलों में बड़े स्तर पर रखती है। जब अभी आपका ऑस्ट्रेलिया में लगा था आग, तो वो सब बड़े स्तर की आग, यानी यही आपका ताज आग लगा था वहां पर, क्राउन फायर। नेक्स्ट यहाँ पर इसके लिए क्या होता है, तेज हवाएं यहाँ पर वहां पर चल रही होती है, तो ये सब जिम्मेदार कारक होते हैं। अन्य जो आग होती है वो मैदानी आग हो गई, उसके अलावा फायर स्टॉर्म हो गया। तो ये है यहाँ पर क्राउन आग का ये एक प्रकार है आपका फायर स्टॉर्म, ये भी तीव्रता वाला एक आग है। नेक्स्ट दोस्तों, वन दरोगा से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए 9807342092 पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सभी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, और टेलीग्राम हमारा चैनल है, इसको भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब वन अग्नि के प्रभाव क्या होते हैं, तो अब वन अग्नि से क्या प्रभाव होते हैं। जंगल का नुकसान मुख्य रूप से आपका होता है, उसी के बारे में यहाँ पर जानते हैं। जैसे जंगल की आग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। कई परिवार और समुदाय भोजन, चारे और ईंधन के लिए जंगल में निर्भर रहते हैं। छोटी झाड़ियों को जला देती है, घास जला देती है, जिससे भूस्खलन और मिट्टी का कटाव होता है। जंगलों को जलाने से धुआं, जहरीली गैस का उत्सर्जन होता है, पेड़ों को नुकसान होता है, और वनस्पति, मिट्टी की गुणवत्ता ये सब नष्ट हो जाती है, और जो वन्य जीव हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। वन अग्नि के कारण जैव विविधता को और पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभाव यहाँ पर ये आपका जो वन अग्नि डालती है। इमारती लकड़ियाँ भी जल जाती हैं, तो आर्थिक नुकसान भी इससे होता है। जनजातियाँ वर्ग जो आपके जंगलों में जो निवास करते हैं उनको भी काफ़ी यहाँ पर हानि होती है, क्योंकि उनका आवास भी नष्ट हो जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पर जंगल की आग से उठने वाला धुआं विभिन्न प्रकार की जहरीली गैस निकलती हैं और जिससे इससे वातावरण पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और ये काफ़ी समय तक वायुमंडल में आपका बना रहता है। 3 साल तक यहाँ पर दिया गया है। जंगल की आग से जो धुआं निकलता है, जो कि जहरीली गैसें निकलती हैं, वो सब काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जलवायु परिवर्तन समन्वय और अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन ये वन के बारे में आपका दिया गया है। इसके अलावा वन की आग आवरण, वन मदर, वनस्पति जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो ये जंगल की आग है, इसके काफ़ी नुकसान यहाँ पर रहते हैं, वही आपका यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वनाग्नि के कई प्राकृतिक कारणें हो सकती हैं। अध्ययन के अनुसार माना गया है कि यहाँ पर मुख्य कारण आपका मानवीय जो है गतिविधियाँ हैं। वर्तमान में संपूर्ण विश्व, विशेष रूप से ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया में वनाग्नि घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इससे जलवायु परिवर्तन को उत्तरदायी माना गया है, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक गर्मी क्या आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाती है, तो उसके कारण भी जंगल में आग लग जाती है। भारत में वनाग्नि सबसे अधिक मार्च अप्रैल में दौरान दर्ज की जाती है, जब जब बड़ी मात्रा में सूखी लकड़ी लॉन्ग, क्योंकि इस समय क्या होता है कि पेड़ पौधे आपके क्या होते हैं, पेड़ों से गिरते हैं, झड़ते हैं, तो ये आपको उसी कारण से भी आग लग जाती है। इस कारण से नीचे सतह पर क्या होता है, ढेर सारे आपके सूखे पेड़ जो पत्ते होते हैं वो जमा हो जाते हैं, घास सूख जाती है, तो ये सब के कारण आपके आग लग का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। जंगलों में लगी आग, तो यहाँ पर देखिए 2021 में जंगल में आग आपकी लगी थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हम केवल एग्जाम्पल के लिए दे दिए हैं। इसको एक बार आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा या पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा। भारत में उदाहरण है, तो यहाँ पर ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2022 में वाला यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा। उत्तराखंड और हिमाचल में आग लगी थी। कैलिफोर्निया के योसेमिट नेशनल पार्क के समीप आग लगी थी। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लगी थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वन अग्नि की रोकथाम की विधियां, तो काफ़ी विधियां यहाँ पर हैं। इसके अंतर्गत जैसे जंगल की आग की कुछ सावधानियां, जंगल आग रोकने के कुछ तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। खुली आग और कैंप फायर से संबंधित स्थानीय कानून का पालन करें। अग्निशमन उपकरण और अपने पास रखें, ये सब दिया गया है। सभी ज्वलनशील वस्तुओं को आग से दूर रखें। 10 फुट व्यास के घेरे में पत्तियां, टहनियां और घास से खुरच कर निकाल दें। आग को कभी भी खाली न रहने दें। धूम्रपान सामग्री और सावधानी से बुझाएं। गर्म चारकोल को सावधानीपूर्वक निपटान कर दें। कभी कभी रोड बनता है तो जंगल भी किनारे आपके पड़ जाते हैं, रोड के किनारे, तो ये लोग चारकोल गर्म करते हैं और गर्म चारकोल यदि वहाँ पर जंगल वाली सतह पर डाल देंगे उधर, तो पत्तों से होते हुए आग अंदर जंगल तक पहुँच जाती है। तो ये भी यहाँ पर क्या उसका सही से निपटान किया जाए तो नहीं लगेगी आग। आग लगने के बाहरी कारणों को रोकने हेतु हाइपरटेंशन लाइन सीमाओं से लगे कुछ क्षेत्र को साफ कर दिया जाता है। यानी जहां आपका हाइपरटेंशन, जिस पे आपकी क्या बिजली लाइनें जाती हैं, तो वहां के नीचे के जो एरिया है, यदि वहां पर कोई पेड़ पौधे बड़े हैं तो उनको, या जंगल है तो उनको वहां पर साफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि पूरा जंगल आपका इस तरह है, इस तरह मान लीजिए है और पूरे में जंगल फैला हुआ है, तो अगर ये लाइन जा रही है तो इसके आसपास का इतना एरिया साफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जंगल की आग को कम करने के प्रयास क्या है, तो यहाँ पर देखिए कई सारे प्रयास किए गए हैं। 2004 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने वास्तविक आग जंगल की आग को निगरानी के लिए फॉरेस्ट फायर अलार्म सिस्टम विकसित किया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है। जनवरी 2019 में लॉन्च किए गए उन्नत उपकरण में सिस्टम में अब नासा और इसरो एकत्रित उपग्रह सूचना उपयोग करता है। 1927 के भारत अधिनियम की धारा 26 और 33 के अनुसार आरक्षित और संरक्षित वनों में आग जलाना या जलाने देना, ये भी आपका एक अपराध है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आपका आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 30 वन्यजीव अभयारण्यों में आग लगने पर रोक लगाती है। यानी कि ये जो कानून बना है ये आपकी आग लगाने से रोकती है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जंगलों में आग नहीं लगाएगा। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का नोडल मंत्रालय, एक नोडल मंत्रालय आपका, तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जंगल की आग राष्ट्रीय कार्य योजना व वन समांत समुदायों को सूचित, सक्षम और सशक्त बनाने और शायद उन्हें वन विभागों के साथ मिलकर काम करने को प्रोत्साहित करके जंगल की आग को कम करने के लिए तैयार की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जंगल की आग रोकने के लिए कई वन अग्नि निवारण और प्रबंधन प्रथाओं का उपयोग किया जाता है। ईंधन के भार को सीमित रखने के लिए आग रेखाओं को साफ करना चाहिए और नियंत्रित दहन करना, ये कुछ पॉइंट है। पूर्ण चेतावनी और अग्नि खतरे को रेटिंग प्रणाली को रोकथाम की प्रक्रिया का हिस्सा है, जो कि जंगल की आग कम से कम लगे इसके लिए कुछ यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं नियम, वही यहाँ पर दिया गया है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मरुस्थलीकरण क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिए। तो जहाँ पर वन, पेड़ पौधे, जंगल, वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं वो मरुस्थलीकरण कहलाता है। यानी कि वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो हरियाली है वो सब नष्ट हो जाए, वही वो मरुस्थलीकरण होता है। यह वन आपदा के अंतर्गत आता है, इससे पढ़ना हो सके, और ये एक प्रकार से वन आपदा का ही प्रकार है आपका मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राकृतिक और मानवीय कारकों के कारण शुष्क और शुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब मौजूदा रेगिस्तानों को विस्तार से नहीं है, तो ये आपका मरुस्थलीकरण कहलाता है। यानी कि इसमें देखिए जो आपके रेगिस्तान है वही आपका एक प्रकार से मरुस्थलीकरण नहीं है, यानी कि जो रेगिस्तान है उसी को एक प्रकार से आप मरुस्थलीकरण नहीं बोल सकते हैं। कहीं कहीं जहाँ पर ये सब चीज़ें जैसे कि शुष्क भूमि हो गई, शुष्क भूमि हो गई, वहाँ के जैविक उत्पादन नष्ट हो जाते हैं, तो वो भी आपका एक प्रकार से मरुस्थलीकरण है। जैसे आपका बंजर भूमि जो होती है, ऊसर जो होती है, वो भी एक प्रकार से आपका मरुस्थलीकरण का एक प्रकार है। अब केवल रेगिस्तान बन जाना यही आपका मरुस्थलीकरण नहीं है, इसका यहाँ पर ये मतलब है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मरुस्थलीकरण के कारण क्या हो जाते हैं, अधिक चराई। अब घास आप जहाँ पर हो रही है वहाँ पर अधिक चराई कर देंगे तो वहाँ पर उसकी जड़ें सहित पूरी घास नष्ट हो जाती है। या वहाँ पे जो क्या होता है, वर्षा वगैरह होता है, वो घास यदि चराई ज़्यादा होगी तो ऊपर से नष्ट हो जाता है, तो नीचे जड़ें भी, मिट्टी वहाँ की साफ हो जाती है, तो पूरा घास वहाँ पर समाप्त हो जाता है। वनों की कटाई, खेती के तरीके, काटो और जलाओ कृषि पद्धति, ये है मिट्टी के कटाव खतरों को बढ़ाती है।
इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, जैसे जंगल है वहाँ पर काट दिया गया और वहाँ पर खेती की जा रही, तो वहाँ पर क्या है मिट्टी कटेगी, तो ये सब चीज़ें हैं। जलवायु परिवर्तन भी आपका इस पर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्राकृतिक कारण कुछ है, जैसे बाढ़ सूखा भी आपका मरुस्थलीकरण बढ़ाता है, क्योंकि जहां पर बाढ़ सूखा वगैरह आएगा वहां पे जंगल नष्ट होंगे और वो मरुस्थलीकरण में यानी मरुस्थल में बदल जाएगा। रेगिस्तान की बात नहीं की जा रही, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। पानी का शरण, उपजाऊ मिट्टी का विस्थापन, ये सब चीज़ें आती हैं। पानी का कटाव भी होता है, इस कारण भी आपका मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हवा का कटाव, हवा से मतलब ये सब पानी और हवा से मिट्टी का कटाव मुख्य रूप से यहाँ पर होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मरुस्थलीकरण के प्रभाव क्या होते हैं। वनस्पति का विनाश, जमीन बंजर होना, मिट्टी का क्षरण, कई सारे यहाँ पर मरुस्थलीकरण के प्रभाव होते हैं, जो कि एक प्रकार से वन आपदा यानी जंगल को नष्ट करना पूरी तरह इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये आपका एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रत्येक 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। आर्थिक प्रभाव कुछ होते हैं, जैसे प्राकृतिक जोखिम, घटनाओं में वृद्धि होना, बाढ़, भूस्खलन, वही सब चीज़ें हैं। सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत क्या आता है, अकाल, गरीबी, सामाजिक संघर्षों की स्थिति, सामूहिक प्लान यानी पर्यावरण प्रवासन, खाद्य सुरक्षा के मुद्दे। इसके अलावा भारत में मरुस्थलीकरण की स्थिति देख लीजिएगा, 96 मिलियन हेक्टेयर 29% क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो रहा है, यानी हो रहा है परिवर्तित, यानी कि धीरे धीरे जंगल, वन, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। हाल में क्या कहा गया था, में प्रस्तुत सरकार के आंकड़े के अनुसार भारत ने एक दशक में घास के क्षेत्र का 31% या 5.65 मिलियन हेक्टेयर हिस्सा खो दिया। 31% हिस्सा क्या कर दिया, यहाँ पर खो दिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत में 2003-5 के 2011-13 के बीच 29 में 26 राज्यों में मरुस्थलीकरण की स्तर में तेजी वृद्धि देखी गई है और देश में 80% अधिक क्षरण की स्थिति सिर्फ 9 राज्यों में है। तो काफ़ी यहाँ पर खतरनाक तरीके से ये सब आपका मरुस्थलीकरण हो रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर पेड़ पौधे जंगल बड़े स्तर पर नष्ट कर रहे हैं, तो सब मरुस्थल बंजर भूमि बनती जा रही। तो इस कारण से भी होता है, कभी कभी खेत में क्या होता है, जो खेती करते हैं झूम की खेती वगैरह, वहाँ पे एक या दो बार खेती करने के बाद वो जमीन बंजर हो जाती है, जबकि वहाँ पर जंगल पहले ही काट दिया गया होता है, तो इस कारण भी मरुस्थलीकरण बढ़ता है। भारत द्वारा मरुस्थलीकरण पर अंकुश लगाने के उपाय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहीं से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं ज़्यादा। कमांड एरिया डेवलपमेंट क्या होता है, सिंचाई में सुधार और कुशल प्रबंधन के माध्यम से कृषि उत्पादन के अनुकूलन के लिए 1974 में से लॉन्च किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईयर। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम IWMP भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया था और 2009-10 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यह देश वर्षा जल न्यून भूमि के विकास के लिए 3 क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम को एकीकृत करने के बाद 2009 भूमि संसाधन विकास द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो भूमि संसाधन विकास द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। 3 योजनाएं इसके अंतर्गत कौन कौन सी है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इसी के अंतर्गत आपकी आती है क्या, एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, तो इसे 1995 में सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए इसे लाया गया था। यह राजस्थान, गुजरात यानी जिधर सूखा आ सकता है उसी यहाँ पर उन्हीं एरिया में इसको शुरू किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था या उसी के द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों से मिट्टी का संरक्षण, ये भी योजना लाई गई थी 2000 में, इसको जोड़ा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ज़्यादा ये ईयर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, इसको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्या है चलाया जा रहा है आपका ये वाली योजना जो है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, इसे 2000 में लागू किया गया था और यहाँ पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 2001 में शुरू किया गया था और मरुस्थलीकरण मुद्दे से ये संबंधित है। चारा और चारा विकास योजना 2010 में लॉन्च किया गया था और निम्नलिखित घास के मैदानों में सुधार लाने से इसका उद्देश्य मेन यही है। इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यानी कि इसे मत्स्य पालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये मंत्रालय जिसके द्वारा चलाया जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन इंडिया पर राष्ट्रीय मिशन क्या है, यहाँ पर देखिए, ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इसको ध्यान रखिएगा, उसका एक हिस्सा है। 2014 में 10 वर्षों की समय सीमा के साथ भारत के घटते जंगलों को संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था इसको ग्रीन इंडिया पर राष्ट्रीय मिशन, और इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि उन्नयन एटलस, इसे इसरो ने 2016 में जारी किया था, यानी जहाँ पर मरुस्थलीकरण हो रहा है और भूमि उन्नयन एटलस की मतलब एक प्रकार से मैप जारी किया गया था 2016 में इसरो की तरफ से। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करना है, यानी कि देखा जाएगा कहाँ पर कितना ज़्यादा आपका जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया हो रही है, तो उसको रोका जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कुछ वैश्विक चैलेंज है यहाँ पर मरुस्थलीकरण रोकने के लिए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट है आपका ये सतत विकास लक्ष्य 15, यानी कि 15 में आपका ये आता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसके अंतर्गत 1994 में इसको स्थापित किया गया था और ये भी आपका एक जो है क्या है, मरुस्थलीकरण रोकने के लिए इसको स्थापित किया गया था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, ईयर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर मरुस्थलीकरण निवारण के उपाय कुछ है। वनीकरण हो गया, वनीकरण को प्रोत्साहन देना यानी पेड़ पौधे लगाना, जैविक उर्वरक का यूज करना और रासायनिक उर्वरक कम करना, फसल चक्र को प्रभावी रूप से अपनाना और सिंचाई के नवीनतम तकनीक अपनाना, और इसके अलावा अवैध खनन गतिविधियां जो है उन पर रोक लगाना, तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर आया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।